की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की जांच तेज हो गई है। सीआईडी की एसआईटी ने 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अभय कुमार तिवारी, अक्षय कुमार तिवारी और सुषमा कुमारी से पूछताछ जारी है। वहीं इस मामले से जुड़े 18 संदिग्ध और संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ भी की जा चुकी है, जबकि जांच के दौरान कुल 37 लोगों को नोटिस भेजा गया था। सीआईडी की एसआईटी अब परीक्षा में कथित अनियमितता से जुड़े हर पहलू की जांच में जुटी है। हमारे साथ ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं आगे की जानकारी के लिए। ओम प्रकाश, 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ चल रही है, क्या अपडेट आ रहा है इस पे? जी बिल्कुल, बता दें कि सीआईडी की एसआईटी टीम के द्वारा 3 आरोपियों को जो कि पूर्व में गिरफ्तार हुए थे, जिसमें कि अभय तिवारी जो कि इस पूरे नेक्सस का मास्टरमाइंड बताया जाता है, उसे और उसके भाई अक्षय कुमार तिवारी और साथ में सुषमा कुमारी जो कि अभय तिवारी की पत्नी है, इन तीनों को रिमांड पर लिया गया है और फिलहाल तीनों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक 18 लोगों से भी पूछताछ की गई है। जिस तरह से ये पूरा नेक्सस हुआ था, जेएसएससी सीजीएल में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा का मामला आया था, वर्ष 2023 से जुड़ा हुआ मामला है। 23 और 24 में जो सीजीएल के एग्जाम्स हुए थे, उसमें प्रश्न पत्र लीक का मामला आया था और इसी मामले को लेकर ये पूछताछ जो है वो की जा रही है। इस पूरे नेक्सस को डिकोड करने की कोशिश है कि आखिर इसके पीछे और कौन कौन से लोग शामिल हैं, किस तरह से ये प्रश्न पत्र लीक हुआ था और जाहिर तौर पर किस तरह से जो छात्रों को इसमें जो भी अभ्यर्थी थे उसमें उनको फायदा पहुंचाया गया था। इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि जो जानकारी पूर्व में भी सामने आई थी कि नेपाल, बंगाल जैसे इलाकों में ले जाकर इन छात्रों को प्रश्न पत्र रटवाया गया था और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को ही कड़ियों को सुलझाने की कोशिश जो है वो एसआईटी की टीम कर रही है। अब देखना होगा कि पूछताछ में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर किस तरह से ये पूरी कार्रवाई और आगे बढ़ती है, क्योंकि बड़ा नेक्सस है और छात्रों का आक्रोश भी जेएसएससी सीजीएल को लेकर काफी ज्यादा है। जी ओम प्रकाश, जैसा कि आपने कहा कि छात्रों में आक्रोश भी है और सीआईडी की जो एसआईटी टीम है वो पूछताछ भी करे, लेकिन पूछताछ में कुछ बातें सामने आई भी है कि नहीं? जी बता दें कि जाहिर तौर पर जो पूछताछ है उसमें सवाल के बिंदु अहम है। प्रश्न पत्र कहाँ से आए थे, किस तरह से छात्रों को ये तमाम चीजें प्रोवाइड कराई गई थी, क्या था उसका सोर्स, पैसों का लेन देन कैसे हुआ था, इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ जो है वो की जा रही है। खासतौर से किन किन अभ्यर्थियों से पैसा लिया गया था, क्योंकि अभय तिवारी वो शख्स है जो कहीं ना कहीं छात्रों को भी अरेंज करता था, जो अभ्यर्थी हैं किससे कितना पैसा लेना है, ये तमाम चीजें जो थी वो अभय तिवारी से होकर ही गुजरा करती थी। तो ऐसे में अभय तिवारी से इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं बता दें कि जेएसएससी सीजीएल में अभय कुमार तिवारी भी पास आउट हुआ था, इसके साथ ही जो सुषमा कुमारी है वो भी पास आउट हुई थी। तो इन तमाम लोगों से इसी नेक्सस को लेकर जो पूछताछ है वो की जा रही है और इसमें अहम सवाल वही है कि ये प्रश्न पत्र कहाँ से आए थे, किस तरह से छात्रों को रटवाया गया था और कैसे ये पूरा नेक्सस जो है वो फल फूल रहा था और इसके पीछे कौन लोग हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो इन तीनों से फिलहाल पूछे जाते हैं। ओम प्रकाश, ये पूछताछ जो चल रही है ये अब कब तक चलेगी? जी ये रिमांड पर हैं और 3 दिनों की रिमांड पर लाया गया है, तो फिलहाल ये 3 दिन तक सीआईडी मुख्यालय रहेंगे और वहीं पर इनसे पूछताछ की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। और देखिए रांची से बड़ी खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जहां जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी के मामले में ये बड़ी पूछताछ की जा रही है। सीआईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। और रांची में छात्र आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छात्र नेत्री अमीषा प्रसाद से पुलिस ने पूछताछ की है। कल फिर पूछताछ होगी। सिमफोर्ड हॉस्पिटल में तोड़फोड़ से जुड़ा ये मामला है, जहां अमीषा प्रसाद के डिटेन को लेकर थाने में बीजेपी नेताओं ने हंगामा किया था। उन्होंने बोला नहीं, बस पूछताछ की। मैंने कोई भी एक होता ना बदतमीजी करना नहीं, आराम से रेडी हुई, पानी से टॉर्चर करना, परेशान करना, ताकि सरकार के विरोध अगर कोई भी आवाज उठाएंगे उस आवाज को दबाने की एक कोशिश कर रही है। लेकिन शायद ये सरकार को ये पता नहीं है
कि आप जितनी भी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, आवाज उतनी ही मुखर होगी और मजबूती के साथ होगी। क्योंकि कल जिस प्रकार से घटनाएं घटी संपूर्ण झारखंड में, सरकार के और जेएमएम के गुंडों ने जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो पुतला दहन में लोग भाग ले रहे थे, उन लोगों के ऊपर चाहे गिरिडीह हो, चाहे हजारीबाग हो या रांची हो या फिर रामगढ़ हो, जगह जगह पर उन लोगों के ऊपर डंडे चलाए गए, डंडे बरसाए गए। बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतला दहन को लेकर छात्रों और बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झंडा मैदान में पुलिस की ओर से पुतला दहन रोकने की कोशिश के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने पुतला जलाया। झंडा मैदान से बाहर निकलते ही पुलिस ने बीजेपी नेताओं और छात्रों को रोक लिया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर गिरिडीह स्टेडियम पहुंचाया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। आज इतनी वर्षों में कभी भी लोकतंत्र के इस तरह से हत्या नहीं हुई थी। अरे पुतला जलाना परमिशन लिया था, छात्रों लोगों ने आह्वान किया था कि 2400 जिला में पुतला दहन का कार्यक्रम है, उसके बावजूद भी इतनी बर्बरता, इतनी गुंडागर्दी। और दूसरे तरफ हमारे निर्दयी मंटू मुर्मू को जान से मारने की, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, और दौड़ा के बोला है कि इस आदिवासी को पकड़ो, ये नेता बनता है, ये हेमंत सोरेन का विरोध करता है, ये पुतला दहन करता है, ये विद्यार्थियों को आज क्या हुआ? उसे जान से मारने की बात गई। और उसी के विरोध में आज हम लोग उसी के विरोध में आज हम लोग सभी छात्र एकता के संगठन मिलके हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने वाले थे। लेकिन ये जब झारखंड सरकार की पुलिस पब्लिक की सेवा में रहती है, पब्लिक को सुरक्षा देती है, लोकतंत्र को बचाती है, लेकिन उसने लोकतंत्र की हत्या की। यहाँ के और बड़ी खबर गुमला से है, जहां छात्रों के एकजुट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने की तैयारी की। छात्र नेता और बीजेपी एसटी मोर्चे के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र लाल उरांव के नेतृत्व में शक्ति मंदिर के पास जुटे, जबकि पुतला दहन की अनुमति नहीं ली गई थी। वहीं बिना इजाजत पुतला दहन की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीएम का पुतला कब्जे में ले लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर धक्का मुक्की भी हुई और पुलिस ने छात्र नेता देवेंद्र लाल उरांव को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन का कार्रवाई यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद उनके पीछे पीछे बड़ी संख्या में छात्र भी थाना पहुंच गए और वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद करीब 2 घंटे के बाद छात्र नेता देवेंद्र लाल उरांव को पुलिस ने रिहा किया। इसी के खिलाफ आज गुमला के कार्यकर्ता छात्रों के द्वारा एक प्रोटेस्ट हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन करने का प्रयास किया जा रहा था, और बीच रास्ते में ही हेमंत सोरेन के सरकारी गुंडों के द्वारा रोक लिया गया और जबरन हाथापाई हुई। कई छात्रों को हल्की चोट भी आई। इस प्रकार हमारा यही कहना है कि यह निरंकुशता की शासन, ये निरंकुश शासन अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। छात्र अब अपने हक और अधिकार के लिए जाग चुके हैं। आने वाला विधानसभा के चुनाव में यही छात्र आपको गद्दी पे बैठाए थे, आने वाले चुनाव में यही छात्र आपको गद्दी से उठाने का काम करेंगे। और हजारीबाग में लाठीचार्ज की घटना के बाद छात्र अब शांति और लोकतांत्रिक विरोध का संदेश देते हुए सड़कों पर उतरे हैं। गांधी मैदान से शुरू हुआ छात्रों का शांति मार्च जिला परिषद चौक तक पहुंचा, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस मार्च की खास तस्वीर रही छात्रों के हाथों में गुलाब का फूल और कलम। एक हाथ में शांति का प्रतीक गुलाब तो दूसरे हाथ में अपने अधिकारों की आवाज उठाने वाली कलम। छात्रों ने मार्च के दौरान पुलिसकर्मियों को भी गुलाब और कलम भेंटकर शांति का संदेश दिया। छात्रों का कहना है कि वो किसी तरह का टकराव नहीं चाहते, बल्कि अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। वहीं छात्र कल की घटना के बाद करीब 700 लोगों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। साथ ही जेपीएससी जेएसएससी से जुड़ी मांगों पर सरकार के सकारात्मक पहल और न्यायालय में मजबूत पक्ष रखने की अपील की गई है। हम लोग छात्र थे, उसके बावजूद लाठीचार्ज किया गया, तो सरकार को हम ये देना चाहते हैं कि हम लोग छात्र हैं, आप लीजिए, हम लोग छात्र हैं तो हम आपको पेन दे रहे हैं। हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसके लिए आपको गुलाब का फूल दे रहे हैं। तो हमारा संदेश साफ है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे
और हमारे ऊपर जो केस किया गया है, अगर आपको लगता है कि हम लोग उपद्रवी हैं तो जेल में डाल दीजिए, अगर लगता है हम लोग छात्र हैं तो हम लोग को केस को विड्रॉ कर लीजिए। ऐसी सूचना आ रही है कि हम लोग 700 के ऊपर FIR हुआ। आप चिन्हित करके FIR कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी छात्र को इसमें नाम नहीं आना चाहिए। यहाँ से जो है कि डिस्ट्रिक्ट मोड़ तक हम लोग मौन जुलूस निकाल करके जो है ये संदेश देना चाह रहे हैं कि छात्र उपद्रवी नहीं है, छात्र पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से लेना देना है और ये किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करना चाहते हैं। झारखंड में नियुक्ति और परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। रांची, धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग में प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली। कहीं धक्का मुक्की हुई तो कहीं पुलिस के बल प्रयोग के आरोप लगे। हजारीबाग पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी हुई, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पूरे मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर छात्रों के आंदोलन के दौरान 4 जिलों में एक जैसे हालात क्यों बने। ये रिपोर्ट देखिए। रांची टू हजारीबाग, हंगामा, प्रदर्शन और लाठीचार्ज। नौकरी की लड़ाई या कानून व्यवस्था की चुनौती। छात्रों का आरोप वर्सेस पुलिस का जवाब। बड़ा सवाल, छात्रों की मांग का समाधान कब? जी हां, जेपीएससी JSSC विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। छात्रों ने अलग अलग जिलों में मशाल जुलूस और पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था, लेकिन रांची, धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। हजारीबाग के गांधी मैदान में हुई झड़प को लेकर अब पुलिस का पक्ष भी सामने आया है। SP अमन कुमार ने कहा कि छात्र और नेता मशाल जुलूस एवं पुतला दहन के लिए गांधी मैदान में जुटे थे। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी और पदाधिकारी घायल हो गए हैं। प्रदर्शन करने के लिए आए थे, उनको वहां पर पुलिस बल से उनकी झड़प हो गई और झड़प के दौरान हल्का बल का प्रयोग किया गया और भीड़ को जो है तितर बितर किया गया। कुछ पत्थर भी उधर से चलाए गए, जिसमें कुछ पुलिस के पदाधिकारी और जवान घायल भी हुए, जिनका इलाज कराया गया और उसमें अग्रतर FIR करके हम लोग जो भी लीड कर रहे थे उन पर कार्रवाई करेंगे। अब इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रदर्शनकारियों की पहचान कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जिनकी भूमिका सामने आएगी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 4 जिलों में छात्र और पुलिस के बीच हुए टकराव ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या छात्रों का आंदोलन कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया था या फिर छात्रों की आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया? जेपीएससी JSSC नियुक्ति विवाद पहले ही झारखंड की राजनीति का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प ने इस विवाद को और गर्मा दिया है। 4 जिलों में टकराव, पुलिस का दावा, छात्रों के आरोप और अब ये लाठीचार्ज। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि छात्रों की मांगों का समाधान आखिर कब होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन, धनबाद से संजय गुप्ता, हजारीबाग से सुशांत सोनी, गिरिडीह से एजाज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अमर बाउरी ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्र आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जेपीएससी और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर सरकार को घेरा और पूरे मामले की जांच CBI से कराने की मांग दोहराई। झारखंड प्रदेश में जो देखने को मिला, रात तक जो चित्र, जो दृश्य पूरी दुनिया ने देखा, उससे एक बात साबित हो गई है कि झारखंड में अब लोक राज्य नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। झारखंड में जंगल राज पूरी तरह से कायम हो गया है। राज्य की जो सरकार है और इस सरकार में जो पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और RJD, केंद्र में विपक्ष के रूप में ये सभी लोग
इस बात को लेकर के लगातार खबर धनबाद से है, जहां झरिया की बस्ता कोला एरिया 9 की भगत डीह स्थित पुराने आरएसपी कॉलेज के पीछे कामिनी कल्याण इलाके में अचानक तेज आवाज के साथ जमीन खिसक गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। जमीन खिसकने के बाद इलाके के कई घरों में दरारें आ गई हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। डर के चलते कई परिवार घरों से जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित स्थान की ओर जाने को मजबूर हैं। घटना की सूचना मिलते ही मेयर संजीव सिंह, एरिया 9 के जीएम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने हैवी ब्लास्टिंग को घरों में आई दरारों की वजह बताया है। अचानक किसी तरह से आवाज आया, दम सा आवाज किया है, तो हमको लगा जैसे कोयला ब्लास्ट होता है वो आवाज आया था, तो हम लोग केयर नहीं किया। बाहर निकले देखते पूरा यहाँ पूरा जमीन फटा हुआ है। क्या लग रहा है? ब्लास्टिंग का आवाज हुआ था। हम लोग घर फट गया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे रात को? बाल बच्चा लेके बोलिए, छोटा बच्चा आदमी सोएगा घर में, छोटा बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? हम लोग को घर फट गया है, ब्लास्टिंग से ब्लास्टिंग हो रहा है, बराबर होते रहता है। तो अभी जो दो तीन घर है जिसमें ज़्यादा क्षतिग्रस्त है और उसमें दरार पड़ी, हम लोग उसको खुद देखे हैं, तो उन परिवारों को बगल में यहीं अभी तत्काल जो है बीसीसीएल के क्वार्टर में शिफ्ट कराने का वो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग जाके क्वार्टर देख भी रहे हैं और कुछ पाइपलाइन डैमेज है, उस पाइपलाइन के लिए अभी एसडीओ माडा से बात हुई है। एसडीओ माडा हमको लगता है कि 1-2 घंटे के अंदर में आके उसका संरक्षण करेंगे और सर्वे करके उसको ठीक करने का काम करेंगे। आज ये क्रैक की घटना हुई है, हमारी टीम कल जाके उन लोगों से प्रभावित व्यक्तियों के प्रभावित घरों से सर्वे कर लेगी और उनको कल नोटिस जारी कर दिया जाएगा और उनको जो स्कीम है उसके तहत उनको जो सुविधाएं प्रदान की जानी है वो उनको प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा और उनको विस्थापित करने के प्रयास। चाईबासा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चक्रधरपुर मुख्य मार्ग पर पेट्रोल और डीजल से लदा इंडियन ऑयल का टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। घटना के बाद पेट्रोल डीजल सड़क पर बहने लगा, जिसके बाद लोगों में पेट्रोल डीजल की लूट मच गई। कोई बाल्टी लेकर आया तो कोई डब्बा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को रोका। पुलिस ने लोगों की आवाजाही नियंत्रित करते हुए टैंकर से दूर रहने की अपील की। वहीं घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चालक ने बताया कि सामने से आते डंपर के चलते टैंकर बेकाबू हो गया। टेलर एक बड़ा गाड़ी आया था, हाँ, वो हटा बाएं आया। अब हम दहीने काटे तो झोल मार के पलटी मारा दहीने। बाएं जब खींचे तो घिसटाते आकर के बाएं पलटी मारा। कहाँ जा रहे थे आप? जा रहे थे हम ये आपका चाईबासा से 10 किलोमीटर आगे। चाईबासा से 10 किलो में आगे पेट्रोल पंप में सप्लाई के लिए जा रहे थे और ये रास्ता में ऐसा हो गया। आप लोग गाड़ी में कितने लोग थे? 2 आदमी। खबर रामगढ़ से, जहां बरकाकाना में फैक्ट्री विस्फोट के बाद 3 इंजीनियरों की मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। हादसे के विरोध में मृतकों के परिजन और ग्रामीण अब भी रामगढ़ पतरातू मुख्य मार्ग पर बैठे हुए हैं और उचित मुआवजे की मांग कर रही हैं। परिजनों और फैक्ट्री प्रबंधन के बीच अब तक सहमति नहीं बन सकी है, जिसके चलते आंदोलन जारी है और इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तो रामगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फैक्ट्री विस्फोट के बाद इंजीनियरों की मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बता दें कि हादसे के विरोध में मृतकों के परिजन और ग्रामीण अब भी रामगढ़ पतरातू मुख्य मार्ग पर बैठे हुए हैं और उचित मुआवजे की मांग कर रही हैं। परिजनों और फैक्ट्री प्रबंधन के बीच अब तक सहमति नहीं बन सकी है, जिसके चलते आंदोलन जारी है और इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जावेद खान हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जावेद, इस खबर पर क्या अपडेट मिल रहा है? लगातार परिजन धरने पर बैठे हैं। जी, अपडेट अभी है कि रामगढ़ पतरातू 4 लेन अभी जाम है, वहां पे धरने पे मजदूर और परिजन बैठे हुए हैं और जिन 3 इंजीनियर्स की मौत हुई थी उनके 100 भी वहां पर लाके रख दिए गए हैं। दिन भर काफी गामागामी रही। मड़का गांव के विधायक रोशन लाल चौधरी भी मौके पर बैठे रहे। उन्होंने कहा कि मुआवजा भी मिलना चाहिए और पूरे मामले की जांच भी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इस मामले में सकारात्मक जो है बात सामने नहीं आ पाई है। लोग अभी भी धरने पर बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं
और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जी जावेद, ये धरने को कितना टाइम हो गया है? जी, धरने घटना के जस्ट बाद सुबह 6 बजे से मजदूर गेट जाम करके बैठ गए थे। उसके बाद 12 बजे के बाद जैसे ही 100 वहां पहुंचा है, उसके बाद ग्रामीण मजदूर और उनके परिजन जो हैं इकट्ठा होकर के मुख्य गेट को जाम कर दिया। और उसके बाद जब बात नहीं बनी तो रामगढ़ पतरातू मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया है, जो अब भी जाम है। जी, तो परिजन लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि किस। बहुत शुक्रिया जावेद इस खबर पर अपडेट के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। तो रामगढ़ से बड़ी खबर में आपको दिखाते हैं, जहां हैंडल फैक्ट्री में विस्फोट होने के बाद ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसके बाद परिजन मुआवजे के लिए धरने पर बैठे हैं। खबर चतरा से है, जहां रिहायशी इलाकों में चल रहे कथित देह व्यापार के रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। न्यू परिसदन भवन के सामने स्थित चांदनी होटल में सदर थाना पुलिस ने छापेमारी कर कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 7 युवक, 5 युवतियां और रैकेट की कथित संचालिका भी शामिल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ग्राहकों तक युवतियों की तस्वीरें कथित तौर पर व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाई जाती थी और पसंद के बाद उन्हें होटल बुलाया जाता था। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने 10 मोबाइल फोन, 1 बाइक और 1 स्कूटी समेत अन्य सामान जब्त किया है। टीम ने जब सघन छापेमारी की तो उक्त स्थान पे उस होटल में अलग अलग कमरे में जो है सो संदेहास्पद कपल्स मिले और साथ में एक संचालिका भी पाई गई, जो कि बाहर की कहीं की थी और वो इस पूरे रैकेट का संचालन कर रही थी। जब पूछताछ हुई तो उन्होंने कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, जिसके उपरांत विधिवत कार्रवाई की गई। उसके बाद जब तलाशी ली गई तो वहां से बहुत आपत्तिजनक सामानों को सीज किया गया और विधिवत कार्रवाई करते हुए इसमें अन्य सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी? अभी तक कुल गिरफ्तार व्यक्ति 7 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। और सरायकेला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चोरी के आरोप में 2 लोगों की पीट-पीटकर हत्या के बाद शव को जमीन में गाड़ दिया गया। पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक सरायकेला के कांड्रा थाना क्षेत्र में पिंडाबेड़ा निवासी राहुल हांसदा और खरखावा निवासी तपन प्रधान के 6 दिनों से लापता होने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया और उनके बयानों के आधार पर दोनों युवक के शव को जंगल से बरामद किया गया। बता दें कि 13 अगस्त की रात करीब 8 बजे राहुल हांसदा और तपन प्रधान घातकी डीह स्कूल में बैठे थे, जहां उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद हत्या कर शव को गाड़ दिया गया, जिसके बाद परिजन ने एफआईआर दर्ज कराई और कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ। यहाँ 20/8 को सूचना मिली कि 2 लड़के जो हैं उनको मारकर अगवा कर लिया गया है, तो उसके कार्रवाई में कांडा थाना 20-26 केस दर्ज हुआ। फिर आगे इन्वेस्टिगेशन में 2 लोगों को पता चला, तो उन्हें जो है हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ के बाद पता चला कि उन्होंने मार के यहाँ पे राबचा ग्राउंड के पीछे जो वन विभाग की ज़मीन है उसमें एक गड्ढे में दोनों व्यक्तियों को ये कर दिया है। यहाँ पर कांड्रा थाना अंतर्गत कुछ मामला आया था, मर्डर करके किसी को गाड़ दिया गया है, यही सूचना मिली थी, जिसका आज लाश को आज निकलवाने के लिए मजिस्ट्रेट के रूप में मैं आया हूँ। और अब बात एक ऐसी खबर की जो आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि रांची में कार्गो पैंट पहनने को लेकर प्रशासन की कार्रवाई का मामला सामने आया है। दावा है कि कार्गो पैंट पहनने के कारण छात्र चांदी तिवारी को बीती रात डिटेन किया गया। आखिर ऐसा क्या था कि एक छात्र के कपड़ों को लेकर प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी? क्या कार्गो पैंट पहनना किसी नियम का उल्लंघन है? और अगर नियम है तो वो नियम क्या कहता है? इस पूरे मामले को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या किसी व्यक्ति के पहनावे के आधार पर उसे डिटेन किया जा सकता है? प्रशासन के पास इस कार्रवाई का क्या कानूनी आधार है? फिलहाल छात्र को किन परिस्थितियों में डिटेन किया गया है, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मामला सामने आने के बाद रांची में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। तानाशाही तो फिर क्या है बताइए? तानाशाही तो फिर क्या है बताइए? तानाशाही तो फिर क्या है? नहीं तो 5 दिन से पहने नहीं तो 5 दिन से पहने नहीं तो 5 दिन से उसको
नाम क्या है इसका? नाम क्या है? लोअर बाजार का कहाँ है पेट्रोलिंग? लोअर बाजार का पेट्रोलिंग भरवाई इसको, केस करवा के इसको भिजवाते हैं। ये कैसे पहन लिया? तुम ऐसे तो पहन लिया। तुम्हारा अपने आप में पेट्रोलिंग जय आप सर ये मिलता है दुकान में, खरीद के पहने। अच्छा जाओ ना बाबू, जाओ ना, जाओ, छोड़ो, जाओ।